गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं अपना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 6th चैप्टर, जो कि है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट का, एक वैज्ञानिक का बनना, ये हमारा 6th चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन बच्चों की साइंस में रुचि है वो तो ध्यान से इसे ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। देखो, हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके सारे चैप्टर्स मैं करा चुकी हूँ। आप सभी वीडियो में, वहाँ पर वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया होगा, आप सभी जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 6, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द Searles Scholar Award and the Shearing-Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterfly that opened the world of science to him. रिचर्ड एब्राइट, जिन्हें सेरले स्कॉलर अवार्ड मिल चुका है, शेरिंग प्लो अवार्ड मिल चुका है बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए, वो इतने फैसिनेशन होता है अट्रैक्शन। तो बटरफ्लाई के लिए जो उनका अट्रैक्शन था, इस अट्रैक्शन ने उनके सामने एक साइंस का वर्ल्ड खोल दिया जिसको वो चेंज करते रहे और एक ग्रेट साइंटिस्ट बन गए। तो हम शुरू करते हैं। इसमें देखो, इसमें एक छोटा बच्चा होता है ब्राइट, किस तरीके से वो साइंटिस्ट बनता है बटरफ्लाई को कलेक्ट करने में। छोटी और बटरफ्लाई के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ों का उन्हें शौक था जिनको वो कलेक्ट करता था। और उनके इस शौक ने, इस इंटरेस्ट ने उसको किस तरीके से ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया, वही इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जब कुछ क्वेश्चंस हमें दिए, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में एक ऐसी बुक जो उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, कैसे। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसके मदर ने उसकी किस तरीके से हेल्प की। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर्स एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू theory on how cells work. Richard H. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. जब वो बताते हैं, ब्राइट 22 ईयर्स के थे, फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, उनको एक अवार्ड मिला। उसमें एक्साइटेड साइंटिफिक वर्ल्ड उनके लिए, उसमें एक वो थ्योरी उन्हें डेवलप करनी थी और थ्योरी थी कि सेल किस तरीके से काम करती हैं। सभी बच्चे जानते होंगे कि सेल्स क्या होती हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स होती हैं। तो सेल से ही हमारा पूरी बॉडी बनी हुई होती है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सब। रिचर्ड एच एब्राइट और उसके जो कॉलेज रूममेट था, उन्होंने एक्सप्लेन किया इस थ्योरी को और ये उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। एक कॉलेज स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए उनका इतनी बढ़िया मैगजीन में, एक जर्नल में उनका आर्टिकल पब्लिश होना बहुत बड़ी बात थी। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. अब वो देख रहे कह रहे हैं कि एक कॉलेज स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए एक जर्नल होती है, एक तरह की मैगजीन। जो ये मैगजीन है, ये एक जर्नल है, उसमें ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स के इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल जो है उसमें कॉलेज के बच्चों का वर्क पब्लिश होना, उनके कॉलेज स्टूडेंट्स का कोई काम, यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक उसमें अपनी रिसर्च का काम उसमें पब्लिश कराते हैं। तो ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स का वर्क पब्लिश होना एक बहुत बड़ी बात थी। जैसे स्पोर्ट्स में आप बता सकते हैं, जब आप एक स्पोर्ट्स लीग बनाते हैं और जब आपकी एज 15 साल की हो, कोई जब आप फर्स्ट टाइम बैट करने जा रहे हो तो आप कोई होम रन हिट करते हैं। होम रन भी एक क्रिकेट की जैसा गेम होता है, बेसबॉल में होता है होम रन। तो जब उसमें बैट पे बॉल लगती है तो उसको होम रन बोलते हैं। और जब जैसे क्रिकेट में सिक्सर को बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसे बेसबॉल में होम रन को। तो एक बिल्कुल हमारा जो ये जर्नल में पब्लिश होना हमारा आर्टिकल, तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक होम रन हिट करने जैसा ही था। For Richard Ebright, it was the first time in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with
बटरफ्लाइज। और ये सब जो है कि फर्स्ट टाइम ये अचीवमेंट्स की एक धारा शुरू हो गई साइंस में उनके लिए और उनके दूसरे फील्ड्स में, जो कि शुरू हुआ था बटरफ्लाई के साथ। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, collect things. अब रिचर्ड एब्राइट बताते हैं कि उनको जो ग्रो अप हुए, जो ग्रोन अप हुए, उनका जो बचपन बीता जब वो चाइल्ड थे, तो वो रीडिंग एक जगह है पेनिसिल्वेनिया में, यूएस में। वहाँ पे रीडिंग में, जो कि नॉर्थ रीडिंग के नॉर्थ में है, वहाँ पर ये पले बढ़े। वहाँ पर काम करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, जैसा कि वो बताते हैं कि, लेकिन वो अकेले थे, तो अकेले वो फुटबॉल या बेसबॉल तो नहीं खेल सकते थे क्योंकि अकेले की टीम कुछ कर नहीं सकती, तो अकेले तो वो बेसबॉल और फुटबॉल नहीं खेल सकते थे। तो उनके लिए वहाँ काम करने के लिए एक चीज़ थी और वो थी कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर। Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activity. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. अब वो बताते हैं कि यही वो काम करते थे और यही हमेशा उन्होंने किया। जब वो किंडरगार्टन में थे, यानी केजी क्लास में थे, तब से ही एब्राइट बटरफ्लाइज को पकड़ते थे, उसी डिटर्मिनेशन के साथ जो उसकी हर एक एक्टिविटी में बाद में दिखाई भी देती है। एक जील के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ वो रॉक्स भी कलेक्ट करते थे, और फॉसिल होता है जो लिविंग बींग्स का जो वेस्टेज जो बचा था वो, और कॉइन्स को भी कलेक्ट करते थे। वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बने क्योंकि वो पूरी रात जो टेलीस्कोप होती है उससे स्टार गेज करते थे, पूरी रात स्टार्स को देखते रहते थे। देखो जैसे यहाँ पे बताया होम रन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, तो ये सारा सब कुछ उसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसमें। फ्रॉम द फर्स्ट he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and helped him in many other ways. अब ब्राइट बताते हैं कि वहाँ पर सिर्फ वो अकेले ही नहीं थे, जब वो फर्स्ट में थे, यानी फर्स्ट क्लास में जब वो थे, तो उनकी जो उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो थी, उसके ड्राइंग क्यूरियोसिटी जो उसको इंस्पायर करती थी, वो ब्राइट माइंड के साथ थी, क्योंकि उनका माइंड बहुत ब्राइट था और अंदर उनके अंदर एक कुछ करने की चाह थी, एक उत्सुकता थी, वो बहुत ईगर रहते थे। उनकी एक मदर थी जो उनको हमेशा इंकरेज करती रहती थी और उनका इंटरेस्ट लर्निंग में डेवलप करती रहती थी। वो हमेशा उनको ट्रिप्स पे लेकर जाती, यानी टूर वगैरह ट्रिप करती उनके साथ, उनके लिए टेलीस्कोप खरीद के लाती, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा और अदर माउंटिंग मटेरियल्स और दूसरे इक्विपमेंट जो उसको दूसरी चीज़ों को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सके। I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him. But at night, we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. अब रिची की मदर बता रही है, रिचर्ड एब्राइट की मदर, कि वो मैं ही उनकी ओनली कंपेनियन थी। कंपेनियन होता है दोस्त, साथी, जब तक कि उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया। और उसके बाद जब वो स्कूल में जाने लगा तो मैं उनके फ्रेंड्स को भी घर बुलाने लगी और पूरी रात, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें करते थे रात में। रिची जो था वो मेरी पूरी लाइफ बन गया था रिची के फादर की डेथ के बाद, क्योंकि जब रिची 3rd क्लास में था, 3rd स्टैंडर्ड में था, तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। शी एंड हर सन spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. अब रिचर्ड की मदर बताती हैं कि जब पूरी रात मैं अपना सारा दिन जो होता है, हम हर इवनिंग
डाइनिंग रूम में बिताते थे। मैं अपने बेटे के साथ स्पेंड करती थी डाइनिंग रूम टेबल पे, और मैं उनके लिए कोई ना कोई चीज़ें खोजती रहती थी करने के लिए। जब उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था तो मैं उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ देती थी। और वो काम फिजिकल वर्क नहीं होता था, जैसे कि कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, ऐसा काम नहीं होता था, बल्कि लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को लर्न करना, उनको याद करना, उनको सीखने की कुछ चीज़ें होती थी। उनकी मदर बताती हैं, और उसको ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी। उसको लर्न करना, सीखना बहुत अच्छा लगता था। बट एंड लर्न ही डिड, और जो वो करता था उसको अच्छे से सीखता था। ही अर्नड टॉप ग्रेड इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स ही वो जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, हिज मदर सेड। उसकी मदर कहती हैं कि वो लर्निंग में तो स्कूल में टॉप ग्रेड अर्न करता था, टॉप में आता था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी दूसरी चीज़ों में वो दूसरे बच्चों जैसा ही था। By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. जैसे कि हमें स्टार्टिंग में बताया भी गया है कि जब वो बिल्कुल किंडरगार्टन में था, केजी में था, तब से वो बटरफ्लाई को कलेक्ट कर रहा है, फॉसिल फॉइल्स वगैरह को भी कलेक्ट कर रहा है। लेकिन जब वो सेकंड ग्रेड में, सेकंड क्लास में पहुंचा, तब तक वो कम से कम 25 स्पीसीज होगी, प्रजातियाँ, बटरफ्लाई की प्रजातियों को वो कलेक्ट कर चुका था, और जो कि उसके होम टाउन के आसपास ही मिलती थी। ये बॉक्स में वो बटरफ्लाई की प्रजातियां दी गई हैं, ये स्पीसीज दी गई हैं जो उसने कलेक्ट की अपने होम टाउन के पास में। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch Tenth. That book, which told how monarch butterfly migrate to Central America, opened the world to science to the eager young collector. अब वो बताते हैं कि जब मेरे बटरफ्लाई कलेक्टिंग का लगभग एंड होने वाला था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इंटरेस्ट खो चुका था, तो उसी समय मेरी मदर मेरे लिए एक बुक लेके आई जो थी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, और इस बुक ने मेरे लिए एक नया वर्ल्ड खोल दिया मेरे जैसे ईगर कलेक्टर के लिए, जो साइंस में जिसकी बहुत रुचि थी, और जो यंग कलेक्टर था, बहुत ज़्यादा छोटा था, और उसका जो उत्सुकता थी चीज़ें कलेक्ट करने की, उसके लिए। और वो बुक थी कि किस तरीके से मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट होकर सेंट्रल अमेरिका गई। इस बुक ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा वर्ल्ड मेरे लिए खोल दिया, और मेरे अंदर फिर से एक क्यूरियोसिटी, एक जो जिज्ञासा थी, वो जाग गई। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterfly for research by Dr. Frederick Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send to the tag to Dr. Urquhart. अब उन्होंने देखो इस बुक में, जो बुक के एंड में लिखा गया था कि जो भी रीडर्स जो इसको बुक्स को पढ़ रहे हैं, उनको इनवाइट किया जाता है कि वो बटरफ्लाई की स्टडी में, जो माइग्रेशन हो गया है बटरफ्लाई की, उनकी स्टडी में हेल्प करें, और वो उन बटरफ्लाई को टैग करे, जो कि डॉक्टर यूकार्ट, जो कि एक रिसर्चर थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में थे, कनाडा की। टोरंटो जो है वो कनाडा में है, और कनाडा नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। एब्राइट की मदर ने डॉक्टर यूकार्ट को लिखा कि एब्राइट भी इस तरीके के काम को करने में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है, वो भी मोनार्क की विंग्स पे टैग लगा सकता है। एनीवन जो, और जिसको भी उसमें कहा गया था कि ये टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिले, तो वो वापस उन टैग्स को डॉक्टर यूकार्ट को भेजे। The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you wouldn't catch very many. So the next step for Bright was to raise a flock of butterfly. He would catch a female monarch, take her eggs, and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would take the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in
डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब वो कहते हैं कि बटरफ्लाई की कलेक्टिंग का जो सीजन होता था रीडिंग में, रीडिंग वो जगह है जहाँ पर वो रहते थे, लास्ट 6 वीक्स में होता था लेट समर में। और अगर कोई भी उनको 1 बाय 1 अगर कैच करता रहे तो वो एक भी बटरफ्लाई कैच नहीं कर पाएगा। अगर वो चेज करता रहता है, अगर एक एक बटरफ्लाई का पीछा करते रहे तो वो एक भी बटरफ्लाई कैच नहीं कर सकता था। जो नेक्स्ट स्टेप एब्राइट के लिए था वो था कि फ्लॉक बटरफ्लाई, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई का मतलब है कलेक्टिव नाउन, यानी बटरफ्लाइज का ग्रुप, उनको रेज करना, उनको पालना। अब उसने क्या किया कि ये फीमेल मोनार्क को पकड़ा, क्योंकि मोनार्क पे ये मोनार्की माइग्रेट होके गई थी सेंट्रल अमेरिका में, तो वहीं पर डॉक्टर यूकार्ट ने मोनार्क के ऊपर ही रिसर्च किया हुआ था, तो उसी के लिए ये रिसर्च शुरू कर देता है। अब ये क्या करता है, फीमेल मोनार्क को पकड़ता है जो कि एग देती है, फिर उन एग्स को अपने बेसमेंट में रखता है और पूरी लाइफ साइकिल को एग्जामिन करता है कि किस तरीके से एग से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से प्यूपा और फिर अडल्ट बटरफ्लाई, तो पूरा लाइफ साइकिल वो उनका बटरफ्लाई का देख रहे हैं। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई, और उसके बाद वो बटरफ्लाई को टैग कर देता है। टैग का मतलब होता है, जैसे हम कई बार एनिमल्स को भी देखा होगा, उनके ईयर वगैरह पे लगा हुआ होता है कि ये पर्टिकुलर उस मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट हुआ है या उस मेडिसिन के थ्रू ये ब्रीड पैदा हुई है, तो इस तरीके से एक टैग लगा देना, एक छोटा सा मार्क कर देना, टैग हो गया मार्क कर देना। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई, और उसके उनके बटरफ्लाइज के विंग्स पे वो टैग लगा देता था, लेट देम गो, और फिर उनको उड़ने देता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और काफ़ी सालों तक जो उनका बेसमेंट रहा वो थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स का घर रहा, उनकी डेवलपमेंट की पूरी स्टेजेस को वो देखता रहा कि इनकी कौन कौन सी स्टेजेस। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज interest in tagging butterfly. It is tedious and there is not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterfly I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. अब एब्राइट बताते हैं, डॉक्टर रिचर्ड एब्राइट की इवेंचुअली का मतलब है फाइनली, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जो बटरफ्लाई को टैग लगाना था उसमें मेरा इंटरेस्ट खोता जा रहा था, मैं उसमें अपना इंटरेस्ट लूज कर रहा था, क्योंकि ये बहुत टेडियस, बहुत थका देने वाला हार्ड वर्क था और अब मुझे ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रही थी। एब्राइट कहते हैं कि ऑल टाइम जब वो यही करते रहते थे, टैग लगाते रहते, हंसते भी हैं कि केवल 2 ही बटरफ्लाई पकड़ी गई जिन पर उसने टैग लगाया हुआ था, और वो भी 75 माइल्स जहाँ वो रहते थे वहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, रीड एंड फाइंड आउट। व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न? व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर? साइंस फेयर में जब वो कुछ नहीं जीत पाए तो उसको क्या शिक्षा मिली? व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक? और फिर उसने कौन से एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स किए? व्हाट आर द क्वालिटी दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट? और साइंटिस्ट बनने में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ये सब कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। देन द 7th grade he got Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. और अब 7th ग्रेड में, यानी जब वो 7th क्लास में पहुंच गया था, तो उसे रियल साइंस की नॉलेज हुई जब वो उसने काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया और वहाँ पर वो कुछ नहीं जीत पाए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। और तब वो बताते हैं, एब्राइट कहते हैं जब उसे साइंस में कुछ मतलब रियल साइंस का उन्हें पता चला, जब वो 7th क्लास में थे और वो कुछ भी नहीं जीत पाए फेयर में, काउंटी फेयर में, और वहाँ हर कोई कुछ ना कुछ जीत रहा था, तो उसे एवरीबडी हैड वन, तो कुछ ना कुछ उनको जीत मिला, लेकिन इट वॉज रियली सैड, क्योंकि ये उनके लिए बहुत उदासी वाला दिन था, उसने कुछ भी नहीं जीता, उनकी फीलिंग बहुत ही हर्ट हुई। His entry was side of frog tissue. अब उनकी वो क्या चीज़ दिखा रहे थे इस काउंटी फेयर में कि उनकी जो एंट्री थी वो फ्रॉग टिश्यू पे दिखाना था, विच ही शोज अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो उसने माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई जाती थी। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राई टू
डू रियल एक्सपेरिमेंट। अब उसने फ्रॉग के जो बहुत सारे टिश्यूज़ थे ना, कि टिश्यूज़ को अलग अलग तरीके माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि जो विनर्स थे उन्होंने कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किए थे, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, जो कि एक उन्होंने कोई नीट डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब हो गया दिखाना, कुछ शो करने की, कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की, कुछ एग्जिबिट नहीं किया, बल्कि एक रियल एक्सपेरिमेंट सबके सामने शो किया। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। अब यहीं से उनका देखो टर्निंग पॉइंट हो गया ये उनके लिए काउंटी फेयर, और यही हमारे लिए क्वेश्चन था कि वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट कैसे होता है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो उसके अंदर पहले से ही थी, जो उसको ड्राइव करती रहती थी, यानी जो उनको इंस्पायर करती रहती होती, और वो अब अपीयर हो गई, वो फिर से उनके अंदर उजागर हो गई। अब वो कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर के फेयर में मैं रियल एक्सपेरिमेंट ही दिखाऊंगा, और मेरा सब्जेक्ट मैं जानता हूँ जो मोस्ट इंसेक्ट्स के बारे में जो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो उनका सब्जेक्ट्स क्या हुआ, इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी। So he wrote to Dr. Yucart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projection in country एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। अब उन्होंने डॉक्टर यूकार्ट को लिखा उनके आइडियाज़ के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कि किस तरीके से वो इंस्पायर होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं। बहुत सारे सजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए उनको डॉक्टर यूकार्ट से मिले, और अब एब्राइट बहुत बिजी हो गए, पूरे हाई स्कूल के दौरान वो बिजी रहे, और जब तक कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने उनके लिए प्राइज विनिंग था काउंटी फेयर में, और वही इंटरनेशनल साइंस फेयर में जब तक कि उनको प्राइज नहीं मिल गया, वो बहुत बिजी रहे। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स। अब वो कहते हैं कि 8th क्लास में जब वो थे 8th ग्रेड में, तो उन्होंने वो फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ऐसी वायरल डिजीज़ कौन से के कारण कौन से हैं जिनकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर काफ़ी टाइम से मर रही हैं, और कुछ सालों बाद वो मर जाती हैं। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय ए बिटल। अब बिटल जो होता है ये भी एक तरीके का इंसेक्ट होता है, तो वो सोच रहे हैं एब्राइट की शायद ये डिजीज़ जो है वो बिटल कैरी करते हैं, और उनकी इन्फेक्शन से कैटरपिलर जो मोनार्क कैटरपिलर है उनकी डेथ हो जाती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. अब एब्राइट कहते हैं कि मैंने कैटरपिलर को पालना शुरू किया इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल, बिटल की प्रेजेंस में, और मुझे ऐसा कोई रियल रिजल्ट्स नहीं नज़र आया जिसकी वजह से ये पता किया जा सके कि इनके इन्फेक्शन से जो मोनार्क कैटरपिलर है उनकी डेथ हो रही है। लेकिन इसने मुझे शो किया कि मैं बहुत अच्छे से अपना एक्सपेरिमेंट दिखा सकता था। मैंने ट्राई किया, मैंने लोगों को बताया कि इनके प्रेजेंस में भी कैटरपिलर रेज हो रही हैं और इनसे कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो इनकी वजह से नहीं मर रही, इसलिए उसने शो किया, और इस बार उसका एक्सपेरिमेंट था वो उसके लिए प्राइज विनिंग हुआ, और इस टाइम वो जीत गई। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। अब नेक्स्ट ईयर अगले साल उनका जो साइंस फेयर में प्रोजेक्ट था वो टेस्ट करना था उस थ्योरी को कि जो वायसराय बटरफ्लाई है, वायसराय बटरफ्लाई भी एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है, वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं। द थ्योरी वाज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब वो कह रहे हैं कि जो थ्योरी क्या थी कि वायसराय की जो बटरफ्लाई हैं, वायसराय बटरफ्लाई, वो मोनार्क की तरह दिखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मोनार्क जो हैं वो बर्ड्स को टेस्टी नहीं लगती, वायसराय जो बटरफ्लाई हैं वो बर्ड्स को टेस्टी लगती हैं, इसलिए बर्ड्स उनको खा जाते हैं। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब वो बर्ड्स को इतनी अच्छी लगती हैं वायसराय, तो इसलिए उनको बर्ड्स खा जाती हैं।
और बर्ड से बचने के लिए वो कॉपी करती हैं मोनार्क की। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। और ये थ्योरी थी कि इसीलिए जो वाइसराय जो बटरफ्लाई हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं ताकि वो बर्ड्स का डिनर बनने से बच जाएं, और इसीलिए वो कॉपी करती हैं क्योंकि जो मोनार्क थी वो उनको टेस्टी नहीं लगती थी। Ebrard's project was to see whether in fact birds would eat monarch. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarch it could get. अब एब्राइट का प्रोजेक्ट था कि उसको ये दिखाना है कि ये वास्तव में जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को खाते हैं या नहीं। ही फाउंड दैट, और उसे पता चला कि स्टारलिंग एक बर्ड होता है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, कि वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड होता है स्टारलिंग, वो उस खाने को नहीं खाते। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। अब वो जितने भी मोनार्क उनको मिल सकती थी वो उनको खा सकते हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। दिस प्रोजेक्ट वाज placed first in the zoology division and third overall in the county science fair। और जो एब्राइट का प्रोजेक्ट था, जो लेटर उसकी रिसर्च जो शो की, उन्होंने बताया कि स्टारलिंग जो है वो इनको खा सकते हैं, कि ये ऑर्डिनरी खाना तो नहीं खाते, ये मोनार्क को खा सकते हैं। तो जो वाइसराय प्रोबेबली कॉपी क्यों करती है मोनार्क को, उस तरीके से उन्होंने दिखाया। ये रीजन कि वो कॉपी करने का रीजन उनका ये नहीं है। और इस प्रोजेक्ट ने उनको जूलॉजी में फर्स्ट पोजीशन दिलाई और ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में उसको थर्ड पोजीशन मिली। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब वो कहते हैं जब वो सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल्स के अपने, तो रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च करना शुरू किया, और जो उनकी डिस्कवरी अननोन इंसेक्ट के हार्मोन्स पे, कि जो क्योंकि अब तक तो नॉन थे उसके लिए बटरफ्लाई, अब वो अननोन इंसेक्ट के हार्मोन पे वो डिस्कवरी करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इनडायरेक्टली ये थ्योरी उनको एक नई थ्योरी की ओर लेके गई जो थी सेल्स ऑफ लाइफ, कि सेल्स का जीवन किस तरीके से। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर बहुत सिंपल, जो क्वेश्चन उसने ढूंढने की कोशिश की उनके आंसर बहुत ही सिंपल थे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा है, पहले कैटरपिलर्स एग होते हैं, फिर एग से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से रियल बटरफ्लाई बनी। तो अब उसने मोनार्क प्यूपा पर ये रिसर्च करना शुरू कर दिया कि मोनार्क प्यूपा जो है उस पर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स क्यों हैं, छोटे छोटे ऐसे उस पर डॉट ये नहीं स्पॉट्स क्यों हैं, 12 हैं वो और गोल्ड कलर के हैं। एवरीवन अज्यूम द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड, बट डॉक्टर यूकार्ट डिडंट बिलीव। अब एब्राइट कहते हैं कि हर कोई यही मानते थे कि जो स्पोर्ट्स हैं जो वो एक तरह से ऑर्नामेंटल है सजावट के काम में, कि जैसे उनकी एक ब्यूटी को शो करते हैं उनकी, लेकिन डॉक्टर यूकार्ट इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। अब पहले उन्होंने क्या आंसर मिला कि जो एब्राइट और दूसरे जो अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे उन्होंने पाया कि ये जो ऐसा डिवाइस उन्होंने बनाया जिससे ये शो किया जा सकता था कि जो स्पोर्ट्स हैं, जो उसके मोनार्क जो प्यूपा है उस पे जो गोल्डन स्पॉट्स हैं वो एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट में वो हेल्प कर सके। यानी बटरफ्लाई का जो फुल डेवलपमेंट है उसमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair। और इस तरीके से इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को फर्स्ट प्लेस दिलाया काउंटी फेयर में और उनकी एंट्री हुई इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी।
और यहाँ पर उसको थर्ड प्लेस मिला, थर्ड स्थान पे वो रहे। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब उसको इस वजह से, क्योंकि देखो जूलॉजी में थर्ड प्राइज और इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग में उनको फर्स्ट प्राइज में, क्योंकि उनकी एंट्री भी हो गई थी इसमें, तो उनको काम चांस मिला वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का उनको मौका मिल गया। एटमोलॉजी लेबोरेटरी, एटमोलॉजी होता है जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और बटरफ्लाई कि किसी बटरफ्लाई या इंसेक्ट्स की स्टडी, एटमोलॉजी उसको बोला जाता है। जैसे हम सेल्स की स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी वगैरह बोलते हैं। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूज हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब वो बताते हैं जब हाई स्कूल जूनियर में वो थे तब रिचर्ड ने अपनी स्टडी जो की था, उनका एक्सपेरिमेंट्स था मोनार्क प्यूपा पे, वो एडवांस लेवल पर लेकर गए, यानी वो एक्सपेरिमेंट्स अपना बढ़ाते रहे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और इसकी वजह से वो फिर से इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ उनको मिला और उनको फिर से चांस मिला जो रीड लेबोरेटरी थी आर्मी की, इसमें काम करने का उनको फिर से चांस मिला। इन हिज सीनियर ईयर, और अपने सीनियर यानी जूनियर ईयर में जब वो छोटी क्लासेज में, सीनियर ईयर में जब वो बड़ी क्लासेज में पहुंच गए, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर एंड श्योर दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल। अब वो कह रहे हैं कि जब वो सीनियर ईयर्स में थे तो उन्होंने आगे की ओर कदम बढ़ाया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो मोनार्क विंग्स की जो सेल्स थी वो एक प्रॉपर कल्चर हो गया, एक तरीके का क्लाइमेट जिसमें आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो या फिर उनको पालन, उनको ब्रोन और ब्रॉटअप करते हो, तो एक प्रॉपर कल्चर में उनकी सेल्स को ग्रो कराया एंड श्योर दैट सेल्स, और तब उन्होंने दिखाया कि जो सेल्स हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है, वो एक नॉर्मल बटरफ्लाई में भी डेवलप हो सकती हैं विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और अगर उनकी जो गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन रिलीज होता है, जो उनसे अगर फेड कराया जाए तो। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने उनको फिर से इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज दिलाया। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद उसने कुछ समर स्पेंड किए इसी लेबोरेटरी में, आर्मी लेबोरेटरी में काम करते हुए। फिर और उसके बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी उन्होंने काम किया। द फॉलोइंग समर, और उसके बाद के समर्स में आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एंट्री ली एक फ्रेशमैन की तरह। फ्रेशमैन का मतलब हो गया उनका फर्स्ट ईयर जब था। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया है और उनको फिर से जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था उसकी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। फिर से वो वहाँ वापस गए और इस बार उन्होंने काम करना शुरू किया, जो गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन रिलीज हो रहा था उस पर काम करना शुरू किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज sophisticated instrument, he was able to identify the। और वो कह रहे हैं कि जो लेबोरेटरी थी उस लेबोरेटरी के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे, यानी जहाँ पर वो इतनी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनका यूज़ करके वो अब हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में सक्सेस हुए, उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का उन्होंने यूज़ किया। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, यानी 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जूनियर ईयर्स में एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। अब उसे एक अपना आइडिया मिल गया सेल लाइफ के बारे में, एक नई थ्योरी उसने डेवलप की। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। जब वो केमिकल स्ट्रक्चर जो
हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर था। जब उनके फोटो यानी एक्सरे फोटो देख रहे थे तब उसके अंदर ये आइडिया आया। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, सभी बच्चों ने एक्सरे देखा होगा जिसे हम हमारे बोन्स का, हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके एक्सरे से ही देख पाते हैं। व्हेन ही सा दोज फोटो, जब उसने इन फोटोज को देखा, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट चिल्लाया नहीं। यूरेका, यूरेका का मतलब होता है एक ट्रम्प, एक जीत के साथ चिल्लाना। और इवन जो आर्किमिडीज थे वो हमेशा यूरेका बोलते थे, इसलिए यूरेका का मतलब होता है एक जीत का, एक खुशी से जॉयफुली बोलना। और इवन आई हैव गोट इट, और ना ही उसने ऐसा कुछ वर्ड बोला ये मैंने कर दिखाया। बट ही बिलीव्ड दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट और मैन, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। अब उसने जितनी भी ये फाइंडिंग्स इंसेक्ट्स के बारे में उसे मिली थी, हार्मोन, इंसेक्ट्स के हार्मोन्स की, उन्होंने उसको एक आंसर दिया है कि बायोलॉजी की वो पजल्स को सोल्व करने में सक्सेस हुए। हाउ द सेल कैन रीड, कि सेल को कैसे पढ़ा जा सकता है। द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, जो सेल का ब्लू प्रिंट्स होता है वो होता है डीएनए। सभी जानते हैं सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए से ही किसी के भी जीन का पता चलता है, उसकी हेरिडिटी का पता चलता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी, और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसका एक सब्सटेंस होता है जिससे हेरिडिटी का पता चलता है, वो कंट्रोल करता है हेरिडिटी को। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और डीएनए ही सेल के फंक्शन और फॉर्म को डिटरमाइन करता है, उसका रंग रूप कैसा होगा। थस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और इसीलिए डीएनए जो है वो लाइफ के लिए एक ब्लूप्रिंट है। जब हम, ब्लूप्रिंट क्या होता है, जैसे हम कोई मकान वगैरह बनाते हैं, कोई रोड ब्रिज बनाते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार कर लेते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं, उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में डीएनए की फुल फॉर्म बताएंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहता है, और सभी बच्चे कमेंट्स ज़रूर करते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ऑलमोस्ट बच्चों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रोम वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। और अब इस तरीके से एब्राइट और उसका जो कॉलेज मेट था जेम्स आरोंग पूरी रात वो काम करते रहे, ये शो करने के लिए वो ड्राइंग पिक्चर्स को ड्रॉ करते रहे, और कुछ प्लास्टिक मॉडल्स मॉलिक्यूल पे उन्होंने बनाए, जिससे कि ये किस तरीके से होता है ये दिखाया जा सके। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उसके बाद उन्होंने पेपर पे लिखना शुरू किया अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। सरप्राइजिंग no one who knew him, Richard Albright graduated from Harvard with the highest honors, second in the class of 1510. Albright went on to become a graduate student research at Harvard Medical School. Then there he began doing experiments to test his theory. अब देखो वो जानते थे कि रिचर्ड जो हैं वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, और वो ग्रेजुएट किए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, और उनका जो रैंक था वो सेकंड था, यानी 1510 उस क्लास में बच्चे थे, उनमें से वो सेकंड रैंक था, यानी उस क्लास में सेकंड आए थे। एब्राइट अब वो ग्रेजुएट हो चुके थे, अब वो एक रिसर्चर बन गए हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगेन, वहाँ पर उन्होंने अपना आगे की अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि थ्योरी उसकी ठीक साबित हुई, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा जीवन की प्रक्रिया को समझने में। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease, और ये एक नया आइडिया होगा कैंसर और अदर डिजीज़ को प्रिवेंट करने का, उनसे बचने का। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से, उनकी वैज्ञानिक उत्सुकता की वजह से।
His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. और जो उनकी मोनार्क प्यूपा की तरफ जो उनकी पर्पस था उसके स्पोर्ट्स को देखने का, ये उसको सेल लाइफ की ओर लेकर गया. Ebright has been interested in science since he first began collecting butterfly. और एब्राइट में तब से ही साइंस में इंटरेस्ट था जब से उसने बटरफ्लाई को कलेक्ट करना शुरू किया. बट नो सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. अब ऐसा नहीं है कि इसमें ही सिर्फ उनका इतना डीप इंटरेस्ट था कि उसके लिए दूसरे कामों दूसरी चीज़ों के लिए इंटरेस्ट था ही नहीं. एब्राइट आल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइस्ट एंड ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन. वो एक चैम्पियन डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे और बहुत ही अच्छे कैनोइस्ट भी थे और ऑलराउंडर पर्सन भी थे. उनको बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद था. ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जीबिशन के और नेचर के वो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ लेते थे. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट. और हाई स्कूल तक वो एक स्टूडेंट ही थे. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग उनके लिए बहुत ही ईजी था. ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स डिबेटिंग एंड मॉडल इन यूनाइटेड नेशंस क्लब. अब देखो दिखा रहे हैं क्योंकि वो लर्निंग में तो बहुत अच्छे ही थे, इसलिए वो अपनी एनर्जी को टर्न करते थे दूसरी चीज़ों में, और वो थी डिबेटिंग और मॉडल नेशंस में. He also found someone to admire, Richard A. Wehrer, his school study teacher and advisor to both club. अब वो कहते हैं एक एडमायरर उनको मिला. एडमायरर का मतलब होता है जो तारीफ करता है, प्रशंसक. वो बताते हैं कि उनके जो टीचर थे रिचर्ड ए वेरर, स्कूल वो सोशल स्टडी के टीचर थे, वो एक बहुत अच्छे एडवाइज़र भी थे, दोनों क्लब को एडवाइज करते थे. मिस्टर वेरर द परफेक्ट पर्सन फॉर मी. उनके लिए मिस्टर एब्राइट के लिए बहुत ही अच्छे परफेक्ट पर्सन थे. ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़. एब्राइट से एब्राइट कहते हैं कि उन्होंने हमेशा मेरे अंदर नए नए आइडियाज़ डाले. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. और वो अब मिस्टर वेरर कहते हैं कि रिचर्ड हर काम को एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ करते थे. वट प्लीज मी वॉज. और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, सबसे ज़्यादा खुश करते थे, वो था हेयर वॉज दिस पर्सन वॉज who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with a butterfly but his other interest. वो कहते हैं कि वो अपना डिबेट भी तैयार करने में 3-4 घंटे लगाते थे, उस पर पूरी रिसर्च करते थे, सिर्फ अपनी बटरफ्लाई पर ही नहीं बल्कि दूसरे इंटरेस्ट को भी वो फुलफिल कर रहे थे. रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव. रिचर्ड में एक कंपटीशन की स्पिरिट तो थी ही, मिस्टर वेरर बताते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस. और ये जो स्पिरिट थी वो बैड सेंस में नहीं थी, यानी कि बुरी नहीं थी, बल्कि अच्छी ही थी. ही एक्सप्लेन्ड, वो आगे कहते हैं कि रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज. कि रिचर्ड के अंदर जो कंपटीशन की भावना थी, केवल उसको प्राइज जीतना था या जीतने की खातिर ही जीतना, ऐसा नहीं था. ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. उसे एक्सेल होना था, उसको सुपीरियर जीनियस होना था, इसीलिए वो विनिंग करते थे, यानी अपने जॉब को बेस्ट देते थे कि अपना काम बेस्ट तरीके से करते थे, क्योंकि उसे एक जीनियस उसमें बनना था ताकि परफेक्शन में वो उसको दिखा सकें. फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. और अच्छे गुड रीजन्स की वजह से ही वो बेस्ट होना चाहते थे, ना कि सिर्फ जीतने के लिए. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट. और एक साइंटिस्ट बनने में ये एक बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं. इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसके अंदर वो कुछ पार्ट्स जो चाहिए. स्टार्ट with a first rate mind and curiosity and mix in the will to win for the right reason. अब देखो उसके अंदर फर्स्ट रेट माइंड था, क्यूरियोसिटी थी, और ये सारी की सारी उन्होंने विनिंग विल के साथ मिक्स कर दिए, जिसकी वजह से वो एक उसके लिए राइट रीजन्स बने. एब्राइट हैज़ दिस क्वालिटी. और एब्राइट में ये सारी क्वालिटी थी. फ्रॉम द टाइम द रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और फ्रॉम द टाइम द बुक ट्रेवल ऑफ मोनार्क ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. और सिर्फ ये बुक जो राइट टाइम पे उसको मिली, जिन्होंने उसके सामने साइंस का इतना बड़ा वर्ल्ड खोल दिया, रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को ख़त्म नहीं होने दिया. ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. ये लिखा था
रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। आई होप सभी बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा चैप्टर। देखो, जिसके अंदर भी कोई भी क्यूरियोसिटी है उसको बना के रखिए और उसको अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कीजिए। और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।